हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूनिम्नीकरण के बारे में। तो भूनिम्नीकरण क्या होता है, उसके बाद भूनिम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं और भूनिम्नीकरण को रोकने के उपाय। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप सोशल साइंस शुरू से एंड तक पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नोट्स चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं भूनिम्नीकरण क्या है। तो बच्चों भूनिम्नीकरण का मतलब ये होता है जैसे भूमि का उपजाऊपन जो है, जैसे भूमि जो है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है या फिर भूमि में कटाव उत्पन्न हो जाता है या फिर भूमि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनमें अगर कमी आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं भूनिम्नीकरण। ठीक है बच्चों, जब जब पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो भूमि जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसमें हम कोई फसल बोएंगे तो वो कम से कम होगी या फिर उसमें जो पौधा है वो बड़ा होगा ही नहीं, यानी छोटा होगी, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो वो इसके लिए हो जाएगा क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हों उनकी कमी आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण से क्या होता है बच्चों, किसी पौधे में जो उससे लवड़ीय जो होता है, जैसे क्षारीयपन होता है, जैसे आपने देखा हो किसी भी जो मिट्टी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम हो जाता है, तो जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो भूनिम्नीकरण की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो भूनिम्नीकरण है, भूनिम्नीकरण से आशय तात्पर्य मृदापर्दन। मृदापर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कट जाना, पौधे में पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, पहली तो मृदापर्दन, दूसरा पौधे में पोषक तत्वों की कमी, और मृदा में सूक्ष्म जीवों की घटना। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधे को बढ़ने में सहायक होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पौधे को आगे ग्रो करने में, क्योंकि वो क्या है जो कीटाणु होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जीव हैं वही खत्म हो जाएंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। ठीक है, दूसरा है नमी की कमी का होना। ये सभी चीज़ें किसका है, ये भूनिम्नीकरण है। भूनिम्नीकरण का मतलब समझ में आ गया। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, भूनिम्नीकरण का मतलब होता है जो मिट्टी जो होती है उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मिट्टी अनुपजाऊ बन जाती है, इसी को भूनिम्नीकरण बोलते हैं। क्लियर, तो भूनिम्नीकरण समझ में आ गई। भूनिम्नीकरण के कारण भूमि की उत्पादकता में अस्थायी या स्थायी रूप पर कमी आ जाती है। स्थायी मतलब क्या होता है, स्थायी मतलब होता है कि कभी अगर हम उसमें कुछ भी बोएं और उस पर कभी होगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर उगेगा ही नहीं, तो यानी कि भूमि जो है वो स्थायी रूप से क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई। क्लियर, तो भूमि का अनुपजाऊ होना ही क्या कहलाता है बच्चों, भूनिम्नीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब भूनिम्नीकरण के कारण क्या क्या है तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भूनिम्नीकरण का जो कारण है, आप इसको लिखते भी जा सकते हो। अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो इसके नोट्स के लिए आप मेरी टेलीग्राम लिंक और जो भी लिंक दिए उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपके पास पॉसिबल है वहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले भूनिम्नीकरण के कारण क्या क्या है बच्चों। तो सबसे पहला है अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई करने से मृदा का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी कट जाती है और कंकड़ पत्थर बचते हैं, तो भी क्या है, भूनिम्नीकरण हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा पानी के बहाव से क्या है, मिट्टी जो है वो कैसी हो गई, लवणीय हो गई और क्षारीय हो गई है। सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है, यानी कि अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होगी तो वो तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी भरा होगा खेत के अंदर तो मिट्टी को कैसा बना देता है, अनुपजाऊ बना देता है। तो पहला कारण समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। कौन से उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, अब जानते हो जो खाद जो आपको मार्केट में मिलती है वो रासायनिक उर्वरक। अगर हम अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण कई प्राकृतिक, भौतिक और जैविक गुण जो होते हैं मिट्टी के वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं, तो जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं बच्चों, औद्योगिक अपशिष्ट वो पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रियां जो होती हैं उनमें क्या है, कई दवाइयाँ बनती हैं, कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो उनके जो केमिकल्स जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो केमिकल्स जो होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, अपशिष्ट बोला जाता है। वो अपशिष्ट पदार्थ अगर मिट्टी पे डाल देंगे तो मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। क्लियर, तो क्या है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण भी मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है लास्ट यहाँ पे नगरीय अपशिष्ट। नगरीय अपशिष्ट क्या होता है, जैसे सिटी के अंदर, शहर के अंदर लोग कूड़ा करकट कहीं पे भी फेंक देते हैं।
ठीक है, कूड़ा करकट फेंक देंगे, जो सीबीज वगैरह का जो भी पानी है, कचरा, गंदगी जो भी है वो कहीं पे भी फेंक देते हो। इससे भी क्या होता है बच्चों, जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, मिट्टी की जो उत्पादकता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या है यहाँ पे हम बोलेंगे नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि का निम्नीकरण करता है। क्लियर। और नगरों से निकला जलमल और अपशिष्ट मृदा को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, देखो बच्चों, अम्ल वर्षा का मतलब ये होता है जैसे जो आपने देखा होगा फैक्ट्रियों के में जो चिमनियाँ लगी होती हैं, अब वो धुआं क्या होता है, ऊपर जाता है, और धुएं में कई केमिकल्स होते हैं, कई ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो कि वायुमंडल में ऊपर जम जाते हैं, और जब बारिश होती है तो वो जमीन पे आ जाते हैं। तो इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। अम्ल वर्षा से भी जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या है, कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। क्लियर। इससे मृदा की अम्लता बढ़ती है, इससे मृदा में क्या है, अम्लता बढ़ जाता है, और जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। अब बात करते हैं मैं यहाँ पे नेक्स्ट, भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय। भू निम्नीकरण को कैसे कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला है वन रोपण। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जब लगाएंगे तो क्या होगा, तो भूमि का जो कटाव है वो रुक जाएगा और भू निम्नीकरण भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे है अत्यधिक मात्रा में वन रोपण करके मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। क्लियर हो गया। अगला है खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण का मतलब ये है बच्चों, कहाँ पे भी लोग खनन करते हैं, खनन मतलब जैसे खदानें खोदते हैं जिससे पत्थर निकालते हैं, ठीक है, और कई जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, तो ये खनन जो अनियंत्रित, अगर अवैध खनन जो होता है उसे भी भू निम्नीकरण हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, अवैध खनन नियंत्रित करके मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात। औद्योगिक जल को परिष्करण का मतलब ये होता है जैसे फैक्ट्रियों से जो गंदा जल निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, उसको हम क्या करें, पहले उसको फिल्टर करें, उसमें जो भी हानिकारक, जो मिट्टी के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। उसके बाद उस पानी को क्या है, बाहर फेंका जाए, या जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको पहले क्या है, यहीं पे डिस्पोज कर दिया जाए, उसके बाद उसको बाहर फेंका जाए, तो ये मृदा के लिए या मिट्टी के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि को प्रदूषण से कम किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और लास्ट है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है पशु चारण पर नियंत्रण करके मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। पशु जो होते हैं वो जब ज़्यादा से ज़्यादा घास चरते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जड़ें होती हैं वो हट जाती है और मृदा कटाव उत्पन्न होता है। तो ये भी एक भू निम्नीकरण का कारण। तो क्या है, पशु चारण को अगर नियंत्रित कर लिया जाएगा तो भी क्या है, मृदा का कटाव कम से कम होगा। क्लियर। तो ये तो थे उपाय। क्लियर, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति क्यों लेके आई, इसका क्या कारण था। तो राष्ट्रीय वन नीति इसीलिए लेके आई क्योंकि लोग जो हैं वो अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे थे। ठीक है, सभी व्यापारी, सभी लोग अपने लाभ के लिए वनों की कटाई कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, जो समस्या उत्पन्न हो, कई समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे क्या है, हमारे जो